अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आपने एमओडी के अंदर सब इंस्पेक्टर का टेस्ट देना है अभी और आप उसके एनालिटिकल रीजनिंग के पोर्शन के लिए परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पास्ट पेपर से एमओडी के जो सब इंस्पेक्टर है उसके पास्ट पेपर में से एनालिटिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज लेके आपको सॉल्व करवाऊंगी। इसके साथ एक्सप्लेनेशन भी लिखी होगी और सही तरीके से समझाया जाएगा ताकि आपके लिए जो है वो पेपर पास करना आसान हो। तो चले बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम एनालिटिकल रीजनिंग के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज देखेंगे। तो पहले वाला एमसीक्यूज हम देखते हैं 2, 6, 12, 20 और 30 इसके बाद क्या आएगा। अब आपने देखा होगा 2 के बाद 6 आया है यानी इसके अंदर 4 जमा हुए हैं। फिर 6 के बाद 12 आया है यानी इसके अंदर 6 जमा हुए हैं, यानी ये वाला एडिशन हो रहा है। पहले +4 हुए हैं, फिर +6 हुए हैं और फिर इसके बाद +12 हुए हैं, यानी इस तरीके +12 नहीं +8। ये जो ये वाली सीरीज है ना 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये वाली एडिशन हो रही है। 2 के अंदर 4 जमा किए, 6 के अंदर 6 जमा किए, 12 के अंदर 8 जमा किए, 20 के अंदर 10 जमा किए, आगे 30 आ गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे 12 जमा करेंगे क्योंकि 10 के बाद क्या आता है 12। तो जब हमने 30 के अंदर 12 ऐड किए तो हमारे पास आंसर आ गया 42। अगर आपको एक्सप्लेनेशन मेरे मुंह से थोड़ी सी समझ नहीं आई तो आप ये वाली एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगी। इसके बाद हम आगे वाला एमसीक्यूज देखते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग का एमसीक्यूज है। इसके अंदर लिखा हुआ है इफ कंप्यूटर इज कोडेड एज RFUVQNPC देन हाउ मेडिसिन कोडेड एज। ये सिंपली क्या उन्होंने किया है कि ये जो कंप्यूटर के अल्फ़ाबेट्स है ना उन्होंने इसको उल्ट कर दिया है, यानी R को पहले लिखा है, फिर E को, फिर T को, फिर U को, फिर M, यानी ये उल्ट ऐसे इस तरह की सीक्वेंस में इसको लिख दिया है। यानी ये जो कंप्यूटर के MCQs हैं ये आपके पास ऐसे लिखे हुए हैं। अब MCQs नहीं अल्फ़ाबेट। अब उन्होंने क्या किया है R को ऐसे ही लिख दिया है, R के बाद E आता है, E नहीं उन्होंने लिखा, उन्होंने F लिख दिया है। फिर E के पीछे क्या है T है, उन्होंने T नहीं लिखा, इसके टी के आगे वाला अल्फाबेट क्या आता है यू, वो लिख दिया है। इस तरीके से आर से उन्होंने स्टार्ट किया है, ओ तक एक एक आगे वाला अल्फाबेट लिख के फिर जो सी है वो उन्होंने एज इट इज एंड पे लिख दिया है। सिंपली क्या हुआ है कि जो पहले और आखिर वाला अल्फाबेट है ये सेम रहा है, लेकिन ये जो दरमियान वाले अल्फाबेट्स है इन्होंने एक एक आगे करके लिख दिया है और सीक्वेंस जो है वो इस तरीके से आ रहा है, यानी एबीसी जो है वो पीछे को आ रही है, आगे को नहीं जा रहे ये वाले अल्फाबेट। और एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ना चाहें तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। इसके बाद आगे वाला एमसीक्यूज है, ये ब्लड रिलेशन का एमसीक्यूज है। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ए मैन सेड आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर्स सन हुज फोटोग्राफ वाज इट। यानी उन्होंने एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा किया है और कहा है कि मेरा कोई भाई और बहन नहीं है, लेकिन ये जो तस्वीर के अंदर मैन है इसका जो फादर है वो मेरे बेटे का फादर है। तो इट्स मीन कि वो अपनी बात कर रहा है। तो ये आप इसको कॉमन सेंस से भी हल कर सकते हैं और ब्लड रिलेशन से भी हल कर सकते हैं, यानी वो अपनी पिक्चर की तरफ इशारा कर रहा है। आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ये पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। इसके बाद आगे वाला एमसीक्यूज है हमारे पास, ये डायरेक्शन वाला एमसीक्यूज है, इसको आपने हल करना है। अब इसको हल करने के लिए ना मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताती हूँ, एक ग्राफ बना के आपको बता देती हूँ कि ये 4 डायरेक्शंस होती हैं। इसमें ये जो ऊपर डायरेक्शन है ये है आपके पास नॉर्थ, और ये जो आपके राइट हैंड की साइड पे डायरेक्शन है ये है आपके पास ईस्ट। अब ये ईस्ट का ऑपोजिट क्या होता है वेस्ट, और नॉर्थ का ऑपोजिट क्या होता है साउथ। ये आपको डायरेक्शंस पता होनी चाहिए जब भी आपने क्वेश्चंस को हल करना है। मैं दोबारा बता देती हूँ, जब भी आपने एरो ऊपर लगाना है तो इसको याद रखें कि नोज ऊपर की तरफ होता है, ये एरो ऊपर की तरफ है तो ये क्या है नॉर्थ, और इसका जो बिल्कुल आपके राइट हैंड की साइड पे डायरेक्शन होगी आपके राइट हैंड की साइड पे वो हमेशा ईस्ट होगी, और बाकी 2 डायरेक्शन आपने इसके ऑपोजिट बना लेनी है। ईस्ट का ऑपोजिट क्या होता है वेस्ट, नॉर्थ का ऑपोजिट क्या होता है साउथ। अब ये वाला जो एमसीक्यूज है आप लोगों ने इसको खुद करना है और खुद करके इसका करेक्ट आंसर तो खैर यहाँ पे लिखा हुआ है साउथ वेस्ट इसका आंसर है, लेकिन अगर आप इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन अपनी वर्डिंग के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर बता देंगी तो अच्छा होगा इसको जब आप खुद सर्च करेंगी। इसके बाद नेक्स्ट वाला एमसीक्यूज है हमारे पास, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर्स। ये हमारे पास ऑड वन आउट का एमसीक्यूज है, ये वर्बल इंटेलिजेंस के अंदर होता है।
ऑड वन आउट, उसमें हमने क्या करना होता है कि आपको ये 4-5 चीज़ें दी जाती हैं, इनमें से जो इस कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करती यानी जो सबसे डिफरेंट होती है वो हमने बतानी होती है। अब इसके अंदर आप देखें कि ये जो इंडेक्स है, ग्लॉसरी है और चैप्टर है, ये एक बुक के अंदर होती हैं चीज़ें, यानी ये जो चीज़ें हैं 3 ये बुक के अंदर होती हैं। फिर आगे उन्होंने ऑप्शन दिया है बुक, ये फिर डिफरेंट है क्योंकि ये एक पूरी की पूरी एंटिटी है, ये एक पूरी की पूरी चीज़ है, लेकिन ये जो है ये एक चीज़ के पार्ट्स हैं, तो इसलिए हमारे पास डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी बुक इनमें से इनके अंदर इनके साथ बिलोंग नहीं करती, ये इनसे डिफरेंट है। ये ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। इसके बाद 6 वाला एमसीक्यूज है हमारे पास, इफ A is the son of B and C is the brother of A, then how is B related to C? अब ये मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ कि आपके पास है A सन है B का, यानी ये B है और इसका सन है A, और फिर आगे उन्होंने क्या कहा है, C इज द ब्रदर ऑफ A, यानी ये जो C और A हैं ये आपस में बहन भाई हैं। तो फिर वो हमसे पूछते हैं हाउ B इज रिलेटेड टू C, यानी फिर हमने क्या करना है, ये जो है हमारे पास इन दोनों का रिलेशन बताना है। अब हमें पता है ये दो हैं बहन भाई और ये इनके पेरेंट हैं, तो ये जो C है और ये जो B है इसका हमने रिलेशन बताना है, तो ये आपस में पेरेंट्स होंगे, यानी ये जो C है ये जो B है ये इसका फादर होगा या मदर होगा। तो ऑप्शन देखें ये डी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है इसका आंसर। ये आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं ताकि आपको सही से समझ आ जाए। इसके बाद और हमारे पास नंबर सीरीज का एमसीक्यूज आ गया है, फाइंड द मिसिंग नंबर 7, 10, 8, 11, 9 और 12। इसके अंदर आप देखें कि डबल सीरीज चल रही हैं, ये 7 है, फिर ये 8 है, फिर ये 9 है, आगे क्या आएगा 10, और दूसरी सीरीज यहाँ पे कौन सी हैं, ये 10 है, फिर ये 11 है, फिर ये क्या है 12 है। अब आगे क्या आएगा, आगे हमारे पास ये वाली 7 वाली सीरीज का नंबर आएगा, क्योंकि ये 12 सीरीज यानी ये 2 सीरीज चल रही हैं, एक के बाद अल्टरनेटिव सीरीज का नंबर आ रहा है, तो आगे हमारे पास आएगा 10। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास बी वाला ऑप्शन, 10 इसका आंसर है। और ये आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं, 2 अल्टरनेटिव सीरीज हैं, ये एक 7, 8, 9, 10 वाली है, दूसरी 10, 11, 12 वाली है। इसके बाद ये आगे फिर डायरेक्शन वाला एमसीक्यूज आ गया है। मैंने आपको ऊपर डायरेक्शन समझाई हैं कि चार्ट ये जो डायरेक्शंस होती हैं ये नॉर्थ होती है, ये ईस्ट होती है जो आपके राइट हैंड की साइड पे होती है, और इनके फिर आपने ऑपोजिट ये वाली 2 डायरेक्शंस लगा लेनी है तो आपका ये हल हो जाए। इसके बाद नाज़रीन ये एमसीक्यूज नंबर 9 है, स्टेटमेंट उन्होंने दी हुई है ऑल मैंगोज आर गोल्डन, नो गोल्डन थिंग्स आर चीप, यानी कि सारे के सारे मैंगोज गोल्डन हैं और कोई भी गोल्डन चीज़ जो है वो चीप नहीं होती। और उन्होंने हमें 2 कंक्लूजन बताए हैं। कंक्लूजन 1 क्या है कि सारे मैंगोज चीप हैं, कंक्लूजन 2 क्या है कि गोल्डन थिंग्स आर नॉट मैंगोज। अब ऑप्शन क्या है कि उन्होंने ये हमें 4 ऑप्शन दे दिए हैं, इनमें से हमने बताना है कि ये जो 2 के 2 कंक्लूजन दिए हुए हैं वो कौन सा इस स्टेटमेंट के अंदर फॉलो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कंक्लूजन 1 क्या है, ऑल मैंगोज आर चीप, लेकिन स्टेटमेंट के अंदर क्या कह रहे हैं कि कोई मैंगोज चूंकि गोल्डन है इसलिए गोल्डन कोई भी चीज़ चीप नहीं है। इसका मतलब ये जो कंक्लूजन 1 है ये हमारे पास फॉलो नहीं हो रहा। कंक्लूजन 2 है कि गोल्डन थिंग्स आर नॉट मैंगोज, ये भी फॉलो नहीं हो रहा क्योंकि इधर उन्होंने बता दिया है कि नो गोल्डन थिंग्स आर चीप, लेकिन सारे के सारे जो मैंगोज हैं वो गोल्डन हैं। इसका मतलब ये है कि ये सी हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है, नीदर 1 और 2 फॉलोज, यानी कोई ना तो कंक्लूजन 1 फॉलो हो रहा है ना कंक्लूजन 2 फॉलो हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं अगर आपको समझ ना आए तो। इसके बाद ये 10 वाला एमसीक्यूज है, अरेंज दी वर्ड्स इन ए मीनिंगफुल सीक्वेंस, 1 पॉवर्टी, 2 पॉपुलेशन, 3 डेथ, 4 अनएम्प्लॉयमेंट, 5 डिजीज। इसको हमने सीक्वेंस के अंदर, सीरीज के अंदर, मीनिंगफुल सीक्वेंस के अंदर अरेंज करना है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि हाई पॉपुलेशन लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट विच काजेज पॉवर्टी विच लीड्स टू डिजीज एंड फाइनली रिजल्ट इन डेथ। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला, यानी पहले पॉपुलेशन आएगा, फिर अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, फिर इसके बाद हमारे पास पॉवर्टी आएगा, फिर उसके बाद डिजीज आएगा एंड फाइनली डेथ आएगा।
हमने ये सीक्वेंस, ये जो आपको मैं क्वेश्चन बता रही हूँ ना, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि जो जब ज़्यादा पॉपुलेशन होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, यानी लोगों को ज़्यादा रोज़गार नहीं मिलता। और जब अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, लोगों के पास पैसे ही नहीं रहते, तो फिर क्या होता है, ये गुर्बत आती है। और जब गुर्बत आ जाती है तो लोगों के पास चूँकि सही अपनी सेहत को मेनटेन करने के लिए चीज़ें नहीं होती, जिसकी वजह से डिजीज़ काज होती है। और जब डिजीज़ काज होती है तो इट्स मीन्स ये डेथ काज करती है। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसके बाद 11 वाला MCQs है, फाइंड दी ऑड वन आउट। ऊपर मैंने आपको ऑड वन आउट का कॉन्सेप्ट बताया था जो कि इनके अंदर डिफरेंट होता है। अब देखेंगे 3 है, 5 है, 7 है, 17 है, 19 है। ये जो सारे नंबर्स हैं ना, ये 2 के पहाड़े पे डिवाइड नहीं होते, लेकिन इनके अंदर ये जो 12 छुपा बैठा है, ये हमारे पास 2 के पहाड़े पे डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए ये हमारा ऑड वन आउट है, यानी डिफरेंट है। ऑड वन आउट का मतलब होता है जो कि सीरीज के अंदर डिफरेंट चीज हो। और बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, यानी 2 के पहाड़े पे तकसीम नहीं होते, लेकिन ये जो 12 है ये तकसीम हो जाता है, इसलिए ये हमारे पास छुपा रुस्तम है, यानी ऑड वन आउट है। इसके बाद 12 वाला MCQs है हमारे पास, इफ पेपर इज 56 देन पेन इज। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। सम ऑफ अल्फाबेटिकल पोजिशंस इज, यानी ये जो पेपर है ना, इन्होंने इसके अल्फ़ाबेट्स का सम लिया हुआ है। P कौन से नंबर पे आता है, A कौन से नंबर पे आता है, फिर P कौन से नंबर पे आता है, E कौन से नंबर पे आता है, R कौन से नंबर पे आता है। इन सब को प्लस किया तो आंसर आया 56। इस तरह PEN पेन है, तो P का जो नंबर है वो 16 होता है, E का नंबर 5 होता है, N का नंबर 14 होता है। जब हमने इसको प्लस किया तो आंसर आ गया 35। तो हमारे पास आंसर क्या है, A वाला ऑप्शन 35। इसके बाद हमारे पास 13 वाला ये MCQs है। वीडियो लंबी हो रही है, अब मैं नेक्स्ट वाले MCQs आपको नहीं बताऊंगी, सिर्फ दिखाऊंगी, बाकी आप इनको खुद कर लीजिएगा। ये 13 वाला MCQs है, इसके बाद ये 14 वाला MCQs है, और इसके बाद ये हमारे पास 15 वाला MCQs है, और इसके बाद ये 16 वाला MCQs है, ये 17 वाला MCQs है, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। इसके बाद ये 18 वाला MCQs है, इसके बाद ये 19 वाला MCQs है, इसके बाद ये लास्ट 20 MCQs है, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपका जो MOD सब इंस्पेक्टर का पेपर है वो अच्छा होगा, और अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से तरीके से कर लेती हैं तो बहुत सारे एनालिटिकल रीजनिंग के MCQs हल हो जाएंगे। अब मैं लास्ट पे आपको छोटी सी टिप देना चाहती हूँ कि चूंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो इसलिए जो MCQs आपको नहीं आता उसको एंड पे छोड़ दें, और क्योंकि इसके अंदर टाइम भी लिमिट होता है, तो जो MCQs आपको पहले आता है उसको पहले हल करें, और जो बाकी नहीं आते उनको ईजी आराम से करने की कोशिश करें, यानी इनको लेवल्स में डिवाइड कर लें। पहले वो वाले MCQs करें जो आपको सही तरीके से पक्के आते हैं, फिर वो करें जो 2 ऑप्शंस में आपको डाउट है, और लास्ट पे आप वो वाले MCQs करें जो आपको बिल्कुल नहीं आते। अगर आप लेवल्स में करेंगे, पैनिक नहीं होंगे, तो आपके लिए आसानी होगी और आपका टेस्ट बेहतर होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।